चलिए सर, तो आज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का है लेक्चर नंबर 4। और आज हम लोग को करना है सबसे पहले जिस टॉपिक को, उसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, समझिए। और समझ में आ जाए तो हाँ बोलिए, नहीं तो फिर ना बोलिए। देखिए सबसे पहले समझिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है, इट रेफर्स टू all the facilities and services by which we are surrounded। एक सिंपल से भाषा में अगर समझो कि जो भी फैसिलिटी, जो भी सुख सुविधाएं आपके सराउंडिंग्स में, आपके सराउंडिंग्स में, तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आपके सराउंडिंग्स में क्या क्या है? आपके सराउंडिंग्स में बेटा ये कह लो बिल्डिंग है, आपके सराउंडिंग्स में ब्रिजेस है। ये सारे क्या है? ये आपके सराउंडिंग्स ही तो है। रेलवेज है, एयरलाइंस है, रोड है, कम्युनिकेशन है। ये क्या है? इन सभी सर्विसेज से आप घिरे पड़े हो। तो यही आपके लिए क्या है? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। आपसे जनरली अगर पूछा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, तो आप बोल देते हैं बिल्डिंग, रोड, डैम, ब्रिजेस, ये सब। So you are giving me the example of infrastructure, but you are not defining me the infrastructure. अगर कभी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के डेफिनेशन पे अगर आना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है इट रेफर्स टू ऑल द फैसिलिटीज एंड द सर्विसेज। यानी वो सारे के सारे फैसिलिटी, वो सारे के सारे सर्विसेज जिससे हम सराउंडेड है, उसी को हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। चल आगे चलते। अब बात समझिए, यहाँ पे छोटी छोटी बातें हैं लेकिन समझ में आपके आने चाहिए। ब्रिटिशर्स ने, ऐसे तो हमें पता है कि उन्होंने हमें सिर्फ और सिर्फ लूटा है, सिर्फ और सिर्फ लूटा है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने कुछ काम इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छे भी किए। यानी ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ब्रिटिशर्स ने कोई अच्छा काम किया ही नहीं। इंडिया के लिए, इंडिया के लिए अच्छा काम हुआ है, बिल्कुल हुआ है। लेकिन जब इस चीज को किया गया था, तो उस समय जो ऑब्जेक्टिव था अच्छा करने का, वो इंडिया नहीं। जैसे रोड्स बनाए गए, उस समय जो रोड्स बनाए गए, तो रोड्स आ गए आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट में। ब्रिटिशर्स ने आपके रोड्स बनाए हैं, अच्छे अच्छे काम किए हैं। लेकिन जो काम करने के पीछे मोटो था, वो इंडिया को ऊपर लेके आना नहीं था। उन्होंने ये अच्छे काम इसलिए किए थे बिकॉज उसके पीछे रीजन ये है, ताकि उनका ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो सके। इंग्लैंड से इंडिया और इंडिया से इंग्लैंड इजिली सामान को लाया ले जाया जा सके, इसके लिए उन्होंने इस स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा सा मेहनत किया था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ऑब्जेक्टिव था सो दैट ब्रिटिशर्स कैन इजिली
Britishers can easily transport the goods between India and England. तो ये मोटो था कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में गुड्स फ्रीली ट्रांसपोर्ट किए जा सके, इसके लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया था, ना कि इसलिए ताकि वो हमें सुख सुविधाएं दे सके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्या क्या एक्टिविटीज उन्होंने किया, आप वो जानते हैं। जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था उनका वो था रेलवे। अब रेलवेज में कुछ बातें आपको याद लेकर चलना। इंडिया के अंदर जो रेलवे को इंट्रोड्यूस किया गया वो किया गया इन द ईयर 1950, सॉरी 1850। यानी कि इंडिया के अंदर रेलवे कब आया बेटा? 1850 में आया। चलिए आगे चलते हैं। जो इंडिया के अंदर फर्स्ट ट्रेन चलाया गया है वो चलाया गया है इन द ईयर 1853। ये सारे एमसीक्यू के क्वेश्चन निकलते चल रहे हैं, क्योंकि अब जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे एमसीक्यू रिलेटेड आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर कह लो या समथिंग लाइक ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कह लो या डेमोग्राफिक प्रोफाइल कह लो या फॉरेन ट्रेड कह लो, इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत ज्यादा छुपे पड़ेगा। जो 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन था वो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर और वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है सर। लेकिन अब आने वाले जितने भी सेक्टर्स मिलेंगे आपको, वो याद रखिएगा, वो सारे के सारे आपके 1 मार्क का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बने। तो इंडिया का रेलवे जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो हुआ था इन द ईयर 1850। और जो पहला ट्रेन चलाया गया था बेटा वो चलाया गया था इन द ईयर 1853। जो पहला ट्रेन चला था बेटा वो चला था फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। दोनों महाराष्ट्र के जगह है बेटा। बॉम्बे टू थाने चलाया गया और बॉम्बे टू थाने का जो डिस्टेंस था उस ट्रेन का वो बताया गया था 34 किलोमीटर। यानी कि जो ट्रेन बनाया गया चलाया गया वो चलाया गया था सबसे पहले बॉम्बे टू थाने। यानी जो पहला इंडियन रेलवे ट्रैक चला वो चला बेटा बॉम्बे टू थाने के बीच में। और बॉम्बे टू थाने के बीच में वो चला था इन द ईयर 1853। और जो टोटल किलोमीटर था बॉम्बे टू थाने का वो था 34 किलोमीटर। नोट करके ये चीज याद रखना थोड़ा सा कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो टोटल रेलवे ट्रैक का डिस्टेंस था वो था 50,100 किलोमीटर। यानी कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो टोटल रेलवे ट्रैक बनाया गया है वो बनाया गया है 50,100 किलोमीटर। और ड्यूरिंग पार्टीशन आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था बेटा 1947 में। तो 1947 में सिर्फ रोड नहीं बटे, एरिया नहीं बटे, ये रेलवे ट्रैक भी बटा बेटा। और रेलवे ट्रैक ऐसा बटा कि इंडिया के हिस्से में आया 39,300 किलोमीटर्स और पाकिस्तान के हिस्से में गया 10,800 किलोमीटर।
तो कुछ इस तरह से पार्टीशन के समय रेलवे ट्रैक को बांटा गया था। अब समझो मेरी बात को, जो रेलवे लाया गया वो लाने के पीछे रीजन क्या था? तो इसके पीछे रीजन था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारी नहीं बेटा, इंग्लैंड की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को करने की, ताकि यहां से इजिली रॉ मटेरियल हम इंग्लैंड लेकर जा सके और वहां पे चीजों को अच्छे से फाइनल गुड्स बना के वापस इंडिया को बेच सके। बेसिकली जो रेलवे ट्रैक बनाया गया था वो बेटा बनाया गया था मुंबई, जो कि उस टाइम का बॉम्बे था। वो बनाया गया था बेटा कलकत्ता, जो कि आज कोलकाता के नाम से फेमस है। वो बनाया गया था बेटा लगभग बंगाल के साइड ही, आसाम के अंदर भी आप कह सकते हो, और बंगाल। अब यहाँ पे बनाने के पीछे रीजन क्या था बेटा? तो बेटा याद रखिएगा कि बॉम्बे महाराष्ट्र के साइड से और गुजरात के साइड से उनको कॉटन टेक्सटाइल्स के मटेरियल्स मिल जाते थे। यानी पूरे भारत देश में उन्होंने रेलवे ट्रैक नहीं बनाया था, उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली रेलवे ट्रैक बनाया था। तो महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ जो बनाया था वो बनाया था बेटा इस वजह से, ताकि वहां से कॉटन टेक्सटाइल्स आपके मिल सके। कोलकाता यानी कलकत्ता में जो स्पेशली रेलवे ट्रैक बनाया गया था वो बनाया गया था बेटा जूट के लिए, और आसाम और बंगाल के अंदर बनाया गया था बेटा टी के लिए। तो ये चीज याद रखिएगा कि रेलवे ट्रैक्स जो बनाए गए थे वो पूरे भारत देश में नहीं बनाए गए थे, वो बनाए इस वजह से गए थे ताकि यहां से वो सामान लेकर अपने इंग्लैंड जा सके। चल, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पहला आया आपका रेलवे, दूसरा आया बेटा रोड। अब देखो मजेदार बात क्या है कि रोड के ऊपर ब्रिटिशर ज्यादा हरकत नहीं कर पाए, यानी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाए। उसके पीछे रीजन क्या था? लैक ऑफ फंड। ब्रिटिशर्स के पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास उतना ज्यादा पैसा नहीं बचा था बेटा, जिसके वजह से वो रोड के ऊपर ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाए। हाँ, लेकिन ब्रिटिशर्स ने एक चीज जरूर किया था बेटा, रोड को तीन हिस्सों में जरूर बांटा था उन्होंने। एक बांटा था नेशनल हाईवे, दूसरा बांटा था बेटा स्टेट हाईवे, और तीसरा बांटा था बेटा अदर रोड्स, यानी कि शहरी इलाकों। किलोमीटर इन लैक्स। नेशनल हाईवे के ऊपर 22, स्टेट हाईवे के ऊपर 43 यानी 43। ये सारे लैक्स में चल रहे हैं। और अदर रोड्स बने थे बेटा 335। और ये डेटा कब का है? ये डेटा है जब हमने 1951 में अपने रोड को नापा था तब का। यानी ये कंप्लीटली ब्रिटिशर्स के द्वारा नहीं बनाए गए। 1951 में जब हमने सारे रोड को नापा, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, अदर रोड्स, हाँ ये नेशनल हाईवे होगा, ये स्टेट रोड होगा,
ये अदर रोड होगा, ये बनाने वाले आपके ब्रिटिशर्स ही। लेकिन जब नापा गया 1951 में तो ये देखा गया कि टोटल रोड जो बने हैं इन लाख किलोमीटर्स, नेशनल हाईवे 22 लाख किलोमीटर तक है, स्टेट हाईवे 43 लाख किलोमीटर है और अदर रोड्स 333 लाख किलोमीटर तक। ठीक है, फिर आया बेटा कम्युनिकेशन। आप देख रहे होंगे सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ डेटा के ऊपर खेल चल रहा है। तो देखो पहले के जमाने में तो दो ही कम्युनिकेशन ज्यादा चल रहा था बेटा। एक चल रहा था आपका टेलीग्राफ और एक चल रहा था आपका पोस्ट, चिट्ठी। एक चल रहा था आपका टेलीग्राफ और एक चल रहा था आपका पोस्ट। ब्रिटिशर्स ने एक नया सिस्टम भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया था, न्यू कम्युनिकेशन पैटर्न, जिसको नाम दिया गया था इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का। यानी इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ को लाने वाले कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। और ये क्यों लाया गया था? तो ये लाया गया था बेटा फॉर द रीजन ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि कम्युनिकेशन में ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या क्या लाया गया है, तो टेलीग्राफ लाया गया है, पोस्ट लाया गया है और इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लाया गया है। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ क्यों लाया गया था? तो ये लाया गया था टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। यही उन्होंने हरकत किया था कम्युनिकेशन में सिर्फ और सिर्फ। और बेटा मजेदार बात समझो, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट में तो वो खुद ही अनसेटिस्फैक्ट थे। वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट पे ऑलमोस्ट उन्होंने नल काम किया, यानी कि जीरो, ऑलमोस्ट। और अगर ब्रिटिशर्स अगर खुद से इंफ्रास्ट्रक्चर में कभी अनसेटिस्फाइड रहे थे तो वो इसी के वजह से रहे थे। यानी वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट में वो कंप्लीटली अनसेटिस्फाइड थे बेटा, खुद से ही। और अनसेटिस्फाइड क्यों थे? क्योंकि इसके ऊपर वो डेवलपमेंट कर ही नहीं पाए थे। तो ये चीज आपको याद रखना, भूलना नहीं है। चलिए, तो ये है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों ने जाना कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, डेवलपमेंट क्यों किया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवे, रोड, कम्युनिकेशन और वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। ये चार पार्ट बताए गए हैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। कंप्लीटली डिससेटिस्फैक्शन किसके ऊपर था बेटा? तो वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट के ऊपर था। रीजन किसके ऊपर? ब्रिटिशर्स ने कोई एक्टिविटी परफॉर्म किया ही नहीं, कर ही नहीं पाए। चलो नेक्स्ट, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। अब डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में क्या है बेटा? बर्थ एंड डेथ, और क्या है? लिटरेसी, और क्या है? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। तो बेटा सबसे पहले तो एक चीज समझो, जनरली हम कह देते हैं कि पहले के लोग ज्यादा जीते थे, आज के लोग कम जीते हैं।
पहले के जमाने में लोग 100-100 साल तक जिया करते थे, आज तो लोग 60-70 साल में ही दम तोड़ देते हैं। तो बेटा एक चीज आपका डेटा यहाँ करेक्ट करूं, पहले के जमाने में जो एवरेज लाइफ थी वो कम थी। पहले के जमाने में जो एवरेज लाइफ था वो सिर्फ और सिर्फ 32 साल था बेटा। और एट प्रेजेंट एरा जो है आज के जमाने में वो है बेटा 68 ईयर्स। वो है 68 ईयर्स। तो पहले के जमाने में जो एवरेज लाइफ थी वो 32 साल थी, आज के जमाने में 68 ईयर्स। सर ऐसा क्यों, पहले के जमाने में लोग कम क्यों जीते थे? तो बेटा पहले मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी। आपको क्या लगता है ये जो बर बीमारी आज आ रही है इतने सारे, ये आज के दिन है? नहीं, ये बहुत पहले से ही है बेटा। लेकिन पहले इसका कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं था, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं था, मेडिकल क्योर नहीं था। और इस वजह से बेटा इसमें लाइफ, पहले एवरेज पीपल के लोगों की लाइफ कम होती थी, और आज वही मेडिकल फैसिलिटी है, मेडिकल साइंस ने इतना डेवलपमेंट कर रखा है, तो देखो एवरेज लाइफ भी आज ज्यादा है। अच्छा एक चीज और बताऊं, एट करेंट सिनारियो जो मेल का एवरेज लाइफ है वो 65 ईयर्स है, और जो फीमेल का एवरेज लाइफ है वो 68 ईयर्स है। ये प्रेजेंट का बता रहा हूं आपको, यानी प्रेजेंट में जो पुरुष होते हैं उनका जो एवरेज लाइफ है वो 65 ईयर्स है, और जो फीमेल है उनका एवरेज लाइफ जो है वो 68 ईयर्स है। और पहले के जमाने में जो एवरेज लाइफ था वो सिर्फ और सिर्फ 32 साल ही था। ये चीज याद रखिए। पूरे इंडिया का जो लिटरेसी रेट था बेटा, जो पूरे इंडिया का लिटरेसी रेट था वो सिर्फ और सिर्फ 16% था बेटा। और ये देखा गया था कि जो टोटल फीमेल है इंडिया के अंदर उसमें सिर्फ और सिर्फ 7% फीमेल जो थी वो एडुकेटेड थी। यानी अगर भारत देश में अगर 100 औरतें हैं तो 100 औरतों में सिर्फ और सिर्फ 7 औरतों को नॉलेज था, अक्षर ज्ञान था बेटा। तो ये चीज याद रखिएगा, फिर से एक लिटरेसी रेट एक इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, तीसरी बात, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। अब इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या है, समझो मेरी बात को। वो बच्चे जो 1 साल से कम के होते हैं, लेस देन 1 ईयर। तो पहले के जमाने में 1000 बच्चे अगर पैदा होते थे तो 218 बच्चे बेटा लैप्स कर जाते थे, यानी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा था। एट करेंट सिनेरियो 1000 बच्चों में 40 बच्चों का इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, यानी आज 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो 40 बच्चे मरते हैं बेटा। पहले के कंपेरेटिवली आज बहुत कम है, लेकिन फिर भी बच्चे मर रहे हैं, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। पर क्या कर सकते, प्रॉब्लम है तो है ही, लेकिन पहले के मुकाबले आज प्रॉब्लम बेटा कम है। अच्छा पहले के लोग पैदा होने के समय ज्यादा क्यों जल्दी मर जाते थे बेटा? तो इसके पीछे रीजन है कि मदर फीडिंग जो था वो बहुत कम था। बच्चे के इम्यून को डेवलप करने के लिए, देखिए इम्यून सिस्टम आपका सही होगा तभी आप बर बीमारी से लड़ पाओगे। तो मदर फीडिंग होना बहुत जरूरी है, माँ का दूध बहुत जरूरी होता है बच्चे के लिए। तो उस समय मदर फीडिंग कम होता था बेटा, क्यों? क्योंकि मदर की खुद की फीडिंग बहुत कम थी, यानी जो डाइट होना चाहिए था उस समय माओ को उस हिसाब का खाना नहीं मिल पा रहा था, उतना हाई न्यूट्रिशन फूड नहीं दे पा रहे थे। इस वजह से बेटा बच्चों को भी जो न्यूट्रिशन गया वो कम गया, और इस वजह से बेटा पहले बच्चे जो थे वो इस रफ्तार से इसीलिए मरते जा रहे थे। दूसरा, बच्चों को बीमारी हुई उसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है।
पता ही नहीं है इलाज कैसे करना है, सैनिटेशन नहीं था उस समय, साफ सफाई नहीं थी बेटा उस समय। तो ये सारे वो मुख्य रीजन है जिसके वजह से पहले इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट काफी हाई था। अब यहाँ पे एक नोट करके पॉइंट भी लिख देता हूं मैं कि इंडिया का पहला सेंसस जो था वो रिकॉर्ड हुआ था 1881 में, यानी कि पहला सेंसस जो रिकॉर्ड हुआ इंडिया का वो हुआ है 1881 में। और बेटा एक नाम याद रखिएगा, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ये भी पॉपुलेशन के ऊपर ही है बेटा, और यहाँ पॉपुलेशन काउंट हुआ है 1921 में। जब 1881 में पॉपुलेशन काउंट हुआ तो ये देखा गया कि बहुत तेजी रफ्तार से इंडिया का पॉपुलेशन भागते जा रहा है। तो फिर हमने 1921 में फिर से पॉपुलेशन काउंट किया और देखा ये कि जितना रेट ऑफ ग्रोथ है पॉपुलेशन का वो काफी मैसिव है, बहुत मैसिव है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड जो है वो कहा गया है 1921 को, और इंडिया का पहला सेंसस रिकॉर्ड किया गया है 1881 में। चलिए नेक्स्ट आता है आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में आपको एक चीज तो पता है कि इंडिया का मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो था वो एग्रीकल्चर था बेटा, और ऑलमोस्ट 85% ऑफ टोटल पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड देयर। तो ये चीज याद रखिएगा, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आप इसको एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट के अंदर ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अच्छा हाँ, एक चीज और पूछा आ सकता है कि 1951 में एग्रीकल्चर के अंदर टोटल कितने लोग पॉपुलेटेड थे वर्क फोर्स के तौर पे, तो याद रखिएगा 72% थे। ये ब्रिटिश रूल के समय की बात है। और ये 1951 की बात है। तो डिक्लाइन भी हुआ था एग्रीकल्चर के ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर में, ये चीज भूलिएगा मत। ठीक है, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री जो थे उसमें मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 10% और सर्विस इंडस्ट्री के अंदर 18% लोग इन्वॉल्व थे, मतलब ऑक्यूपेशन के तौर पे। तो ये चीज आपको याद रखना है, भूलना नहीं है बेटा, ये चीज आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। दूसरी बात, कुछ स्टेट थे जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका और महाराष्ट्र, इसके साथ वेस्ट बंगाल भी। ठीक है, ये जनरली इनके अंदर ये देखा गया कि जो ये एग्रीकल्चर सेक्टर इतने हाईली डेवलप्ड थे उनके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन हुआ था। तो ये जो फॉल देखे हो ना आप 72% का, ये आपके पहले मेन स्टेट हुआ करते थे एग्रीकल्चर के, तो इनमें डिक्लाइन हुआ एग्रीकल्चर में, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंदर ये 1951 डिक्लाइन होना ही था। ये बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर के ऊपर जाना शुरू हुए थे बेटा। तो ये चीज याद रखिएगा, भूलिएगा मत, नहीं तो फिर कहानी हो जाएगी दिक्कत वाली। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज फॉरेन ट्रेड।
और फॉरेन ट्रेड में आपको याद रखना है कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था भैया, ठीक था, खराब नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फॉरेन ट्रेड के अंदर जो अच्छी बातें थी वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए थी, पर्टिकुलरली इंडिया के ऊपर उतना अच्छा सिस्टम नहीं था। रीजन क्या था? तो सर पहले भी आपने बता रखा है कि जो फॉरेन ट्रेड हुआ करता था तो उस समय इंडिया जो था वो एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल था एंड इंपोर्टर ऑफ फाइनल गुड्स था। सबसे पहली बात तो यही हमने जाना। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बोलूंगा, एक चीज और मैं आपको यहाँ बताऊंगा, थोड़ा समझिएगा। एक कॉन्सेप्ट आता है फॉरेन ट्रेड में स्विस कैनाल का। स्विस कैनाल क्या है बेटा? इंडिया और इंग्लैंड के बीच का डायरेक्ट पोर्ट बनाया गया। पहले क्या होता था कि इंडिया से इंग्लैंड सामान ले जाने के लिए पहले उसे अफ्रीका होना पड़ता था और अफ्रीका से फिर उसे जाना पड़ता था, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन काफी ज्यादा हो रहा था। इसी वजह से इन्होंने स्विस कैनाल को ओपन किया इन द ईयर 1869। और स्विस कैनाल क्या था बेटा? एक डायरेक्ट पोर्ट था जो इंडिया से इंग्लैंड को और इंग्लैंड से इंडिया को जोड़ता था बेटा। और स्विस कैनाल खोला क्यों गया था बेटा? ये पोर्ट बनाया क्यों गया था? सो डैट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट होकर हमें जाना और आना ना पड़े। दूसरी बात, बहुत अहम बात, जो फॉरेन ट्रेड हम किया करते थे उसमें 50% एंड मोर ट्रेड जो होता था वो हम इंग्लैंड के साथ ही किया करते थे। यानी फॉरेन ट्रेड भी हम कर पा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हम इंग्लैंड के साथ ही कर पा रहे हैं बेटा, ठीक है। रिमेनिंग में कुछ अदर कंट्रीज, श्रीलंका, पर्सिया जिसे आज ईरान कहते हो, बाकी ट्रेड हम इन लोगों के साथ भी किया करते थे और अदर कंट्रीज भी थे उससे। तो याद रखना है कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड जो था वो ज्यादा से ज्यादातर हम इंग्लैंड के साथ करते थे बेटा, क्योंकि राज भी उन्हीं का था, तो सामान भी वो हमारे यहाँ से लेकर अपने यहाँ ही जाते थे। ये है आपका पूरा का पूरा चैप्टर। दिस इज द एंडिंग। थैंक यू सो मच।